हे हेलो गाइस, वेलकम टू आकांश फिजिक्स एकेडमी चैनल। गाइस, आज हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे पिछली वीडियो में देखा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब दो चार्ज पार्टिकल्स थे एंड उनमें से एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द पैरेलल लाइन। ठीक है। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग, इस वीडियो की आखिरी में ना मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। आप उसे सॉल्व कीजिएगा। यू कैन टाइप योर आंसर इन कमेंट सेक्शन और मैं यस लिखूंगा या नो लिखूंगा डिपेंडिंग ऑन योर आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है Q1 जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V1 और दूसरा मेरे पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है Q2 जो कि फिक्स है। इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस है D। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव करता आ रहा है करता आ रहा है करता आ रहा है करता आ रहा है और इस पॉइंट पे आके ये ऊपर ये कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर क्योंकि जैसे जैसे इसके नजदीक आता चला जा रहा है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस पॉइंट के बाद ये कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसका, दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो गाइज, इस डिस्टेंस को हमने मिनिमम डिस्टेंस क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दिस इज द टेंजेंट, तो हमें पता है कि एक पॉइंट और एक टेंजेंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहने वाला है। इसी वजह से ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है। तो गाइज, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई नो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है उन्हें प्रॉब्लम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, तो जल्दी से एक बार मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं एंड देन अगेन हम वापस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। गाइज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले मेरे को टर्म समझनी पड़ेगी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो, अगर सपोज अपने पास कोई एक बॉडी है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं उसे कार है, मूव करती जा रही है। तो जब कार मूव कर रही है उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी, और कार मूव करते हुए ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ उस कार के पास एक लीनियर मोमेंटम है। अब अगर मेरा जो ऑब्जर्वर है वो कार से कहीं दूर बैठा हुआ है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारा जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे ओरिजिन पे बैठा हुआ है और उसको कार यहाँ से मूव होती हुई नजर आ रही है। इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है कार। उस कार को ट्रैक करने के लिए उस पर्सन को अपनी गर्दन हिलानी पड़ेगी, मतलब अपनी गर्दन जो है इस तरीके से मूव करनी पड़ेगी टू सम एंगल थीटा, सो दैट वो उस कार को ट्रैक कर सके। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में चल रही थी तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ऑब्जर्वर को रोटेट भी करना पड़ा। तो इस लीनियर मोमेंटम के कारण बॉडी का एक रोटेशनल इफेक्ट भी आता है अगर हमारा ऑब्जर्वर दूर है। सो इसी रोटेशनल इफेक्ट को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक कार मूव कर रही थी, ऑब्जर्वर इसको ट्रैक कर रहा था, इसको देख रहा था। अब ये कार यहाँ पे मूव करती चली जा रही है करती चली जा रही है और ये कार यहाँ पर पहुँच गई। तो जब इसे ये ऑब्जर्व करेगा तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसने इतना अपनी गर्दन घुमाई, इतना एंगल रोटेट किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्सन को, इस ऑब्जर्वर को ये कार सिर्फ चलती हुई नजर नहीं आ रही है, घूमती हुई भी नजर आ रही है। तो यही चीज, यही रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम आपके पास कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। और इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। अगेन आर परपेंडिकुलर सेम है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये हमारे पास लाइन ऑफ वेलोसिटी है। लाइन ऑफ वेलोसिटी मतलब कार इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है। इस लाइन और इस ऑब्जर्वर के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा ये चीज आपके पास कहलाएगी आर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम निकालने का। अब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, नॉट फोर्स बट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करती है, तो उस टाइम पर हमारे पास जो सिस्टम में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है वो सेम होता है। जैसे हमारे ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर अगर चार्ज Q1 और Q2 को हम एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। गाइज, ये वाला जो पोजीशन है दिस इज इनिशियल पोजीशन और जिस पॉइंट के बाद ये कर्व पाथ में मूव करेगा इस पॉइंट को बोल दिया हमने फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा हमारे पास m इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d।
ये हमारे पास लाइन ऑफ वेलोसिटी है, लाइन ऑफ वेलोसिटी है, लाइन ऑफ वेलोसिटी और ऑब्जर्वर हम एक बार के लिए Q2 के ऊपर बिठा देते हैं। तो इसका बीच का जो इनिशियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज d इज इक्वल्स टू, जब ये पॉइंट 2 पर पहुंचेगा, मास m है, इसकी वेलोसिटी को हमने v2 बोल दिया है, और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस मेरे पास r min ही है। सो m से m कैंसिल हो गया, सो वी गेट v2 इज इक्वल्स टू v1 इंटू d बाई r मिनिमम। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर की हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो हम यूज करेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी गाइस कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि Q1 Q2 से बहुत ज्यादा दूर है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो मेरे पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, और पॉइंट 2 पे मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी एक तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैट में निकाली जाती है k Q1 Q2 अपॉन r, और यहाँ पे r हमारे पास है r मिनिमम। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से v2 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो करके दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पर आएगा अपने पास 1/2 तो यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है आर मिनिमम स्क्वायर को, गाइस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आर मिनिमम में। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, v1 स्क्वायर आर मिनिमम स्क्वायर माइनस 2 k Q1 Q2 आर मिनिमम। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मिनिमम में, और हम इसके रूट्स लिख सकते हैं आर मिनिमम इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 k Q1 Q2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a, इट इज m v1 स्क्वायर इंटू m v1 स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a m v1 स्क्वायर, याद रखा। सो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा आर मिनिमम इज k Q1 Q2 अपॉन m v1 स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ k स्क्वायर Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर m स्क्वायर v1 स्क्वायर टू द पावर 4 d स्क्वायर अपॉन m v1 स्क्वायर। सो गाइज सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो गाइज ये तरीका है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको क्रैम करें, बट यस आपको इसका मेथड पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये है वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।